नमस्कार। केंद्र सरकार ने 30 अप्रैल 2025 को एक बहुत बड़ा फैसला लिया है। जी। 2027 की जो जनगणना होगी उसमें जातिगत गणना को शामिल करने का। ये एक ऐसा कदम है जिस पर मतलब काफी समय से बहस चल रही थी। हाँ, ये यकीनन एक अहम मोड़ है और आज हम इसी पर बात करेंगे। बिल्कुल। और देखिए, इस फैसले को समझने के लिए सिर्फ घोषणा देखना काफी नहीं है। सही बात है। इसके पीछे की सियासत, सामाजिक जरूरतें और एक लंबा इतिहास है। हाँ। तो आज हम इन्हीं सब पहलुओं पर थोड़ी गहराई से बात करेंगे। हमारी ये चर्चा उपलब्ध दस्तावेज जो जनगणना.pdf है उसी की जानकारी पर आधारित है। ठीक है। तो मतलब हमारा लक्ष्य ये समझना है कि इस कदम के मायने क्या है, इसके नतीजे क्या हो सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल। तो कहाँ से शुरू करें? हालिया घटनाक्रम से? हाँ, वहीं से करते हैं। ये फैसला कैबिनेट कमेटी ऑन पॉलिटिकल अफेयर्स मतलब CCPA ने लिया है। अच्छा। और मंत्री अश्विनी वैष्णव ने इसकी घोषणा की और घोषणा होते ही आप देखिए राजनीतिक गलियारों में कैसी हलचल मच गई। हाँ, वो तो है। एक तरफ तो नीतीश कुमार, राहुल गांधी, तेजस्वी यादव जैसे नेता थे। जी, उन्होंने इसे सामाजिक न्याय की दिशा में एक बड़ा कदम बताया, स्वागत किया। और दूसरी तरफ कुछ विपक्षी दलों ने इसकी टाइमिंग पर सवाल उठाया। कहा कि भाई बिहार में चुनाव है नवंबर 2025 में। हाँ। कहीं ये उससे पहले का कोई राजनीतिक दांव तो नहीं? ये टाइमिंग वाला एंगल तो दिलचस्प है और बिहार का जिक्र भी जरूरी है यहाँ। बिल्कुल। बिहार ने तो 2023 में अपना सर्वे कर भी लिया था। हाँ, राज्य सरकार ने। उस अनुभव ने और उन आंकड़ों ने राष्ट्रीय बहस को बहुत हवा दी। क्या आंकड़े थे, कुछ अंदाजा? हाँ, मतलब मोटे तौर पर 215 से ज्यादा जातियां मिली। अच्छा। और उसमें करीब 63% OBC EBC थे। 63%? जी। और करीब 20% SC ST और सिर्फ 17% सामान्य वर्ग के। अच्छा, तो इन आंकड़ों ने मांग को और तेज कर दिया होगा। निश्चित रूप से। जो इंडिया गठबंधन है, खासकर RJD, कांग्रेस, TMC जैसी पार्टियां, वो तो इसे 2024 चुनावों में भी बड़ा मुद्दा बनाई रही थी। और सुप्रीम कोर्ट, उसने तो बिहार सर्वे पे रोकने लगाई थी। नहीं, कोर्ट ने रोक लगाने से इनकार कर दिया था, तो उससे भी एक तरह से रास्ता साफ हुआ। अगर हम थोड़ा पीछे जाएं, इतिहास देखें, तो ये जाति गिनने का काम तो पहले भी होता था, है ना? हाँ, ये कोई नई बात नहीं है। अंग्रेजों ने शुरू किया था 1872 में। अच्छा। फिर 1881 से लेकर 1931 तक हर जनगणना में जाति का कॉलम होता था। 1931 तक उस वक्त कितनी जातियां गिनी गई थीं? 1931 में तो आंकड़ा बताता है करीब 4147 जातियां दर्ज हुई थी। बाप रे। हाँ, हालांकि 1941 का जो डेटा था वो दूसरे विश्व युद्ध की वजह से कभी सामने नहीं आ पाया, प्रकाशित नहीं हुआ। लेकिन फिर आजादी के बाद ये बंद क्यों हो गया? 1951 से 2011 तक तो सिर्फ SC ST की गिनती हुई। हाँ, उस वक्त शायद सोच ये थी कि जाति पूछने से समाज में बंटवारा बढ़ सकता है, जाति व्यवस्था और मजबूत हो सकती है। बिल्कुल, ये एक चिंता थी। लेकिन फिर 2011 में UPA सरकार ने एक कोशिश की थी, SECC यानी सामाजिक, आर्थिक और जाति जनगणना। हाँ, मैंने सुना है उसके बारे में। तो उसका क्या हुआ? उसमें मतलब 46 लाख से भी ज्यादा अलग अलग जाति, उपजाति, गोत्र वगैरह के नाम दर्ज हो गए। 46 लाख? जी। और डेटा में इतनी गड़बड़ियां, इतनी जटिलता थी कि सरकार ने उसे जारी ही नहीं किया। बाप रे। तो ये दिखाता है कि ये काम कितना मुश्किल है। बहुत मुश्किल। और हाँ, मंडल आयोग को नहीं भूलना चाहिए। 1980 में जब उन्होंने OBC आरक्षण की सिफारिश की थी, तब भी कहा था कि भाई सटीक आंकड़ों की जरूरत है। यहाँ एक बड़ा सवाल उठता है। हमारा संविधान तो जाति को खत्म करने की बात करता है। फिर ये जाति गिनना, ये संवैधानिक रूप से कितना सही है? देखिए, ये एक बहुत अहम और पेचीदा सवाल है। संविधान का अनुच्छेद 246 है। हाँ। वो जनगणना को केंद्र का विषय बताता है, संघ सूची की एंट्री 69। और जनगणना अधिनियम 1948 केंद्र को अधिकार देता है। पर क्या उसमें जाति गिनने पर रोक है? नहीं, कानून में सीधे तौर पर ऐसी कोई रोक नहीं है। दूसरी तरफ अनुच्छेद 15(4) और 340 है जी, जो पिछड़े वर्गों यानी OBC के लिए विशेष प्रावधान करने और उनकी स्थिति जांचने के लिए आयोग बनाने की बात करते हैं। और उसके लिए आंकड़ा तो चाहिए होंगे, है ना? बात तो सही है। और कोर्ट्स का क्या कहना है इस पर? कोर्ट्स का रुख भी अहम रहा है, जैसे इंदिरा साहनी केस 1992 का। हाँ, मंडल केस। हाँ, उसमें सुप्रीम कोर्ट ने OBC आरक्षण को वैध ठहराते हुए डेटा के महत्व पर जोर दिया था। और अभी हाल में 2024 में पंजाब बनाम दविंदर सिंह मामले में भी। उसमें क्या हुआ? उसमें भी कोर्ट ने कहा कि अगर SC ST के अंदर भी सब कैटेगरी बनानी है तो भरोसेमंद डेटा चाहिए होगा। और निजता का अधिकार, प्राइवेसी? SEC 2011 के वक्त ये मुद्दा उठा था शायद? हाँ, उठा था।
अनुच्छेद 21 जीवन का अधिकार, जिसमें निजता भी शामिल है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने तब माना था कि सरकार अगर नीति बनाने के लिए डेटा इकट्ठा कर रही है तो वो वैध है। लेकिन शर्त ये होगी कि डेटा सुरक्षित रहे। बिल्कुल, डेटा सुरक्षा की शर्त के साथ। चलिए, कानूनी पहलू तो समझ आया, पर अब आते हैं जमीनी हकीकत पर। इसके पक्ष में क्या तर्क है, क्यों जरूरी है ये? सबसे बड़ा तर्क तो सामाजिक न्याय का ही दिया जाता है। सोशल जस्टिस। हाँ, कि भाई सटीक आंकड़े होंगे तो ओबीसी, एससी, एसटी जैसे जो वंचित समूह हैं उनके लिए नीतियां बेहतर बनेंगी, टारगेटेड होंगी। मतलब संसाधनों का बंटवारा सही से हो पाएगा, शिक्षा, नौकरी। बिल्कुल, कल्याणकारी योजनाएं सही लोगों तक पहुंचेंगी। फिर ओबीसी के अंदर भी जो अलग अलग स्तर हैं, जैसे क्रीमी लेयर हटाने या उपवर्गीकरण करने में भी ये डेटा मदद करेगा। राजनीतिक प्रतिनिधित्व का भी पता चलेगा। हाँ, कि किस समुदाय की कितनी हिस्सेदारी है। रिसर्च के लिए भी ये डेटा बहुत काम का होगा। बिहार में जो ईबीसी को फायदा मिला उसे भी एक उदाहरण की तरह पेश किया जा रहा है। लेकिन डर भी तो है, जैसा कुछ लोग कह रहे हैं, प्रोफेसर बद्री नारायण का भी शायद जिक्र था कि इससे समाज और ज्यादा बंट जाएगा। हाँ, ये चिंताएं भी बिल्कुल वास्तविक हैं और ये सिक्के का दूसरा पहलू है। क्या क्या चिंताएं हैं मुख्य रूप से? पहला डर तो यही है कि इससे जातिगत पहचान और गहरी हो सकती है, समाज जुड़ने के बजाय बढ़ सकता है। दूसरा, राजनीतिक दल इसका इस्तेमाल अपनी वोट बैंक की राजनीति चमकाने के लिए कर सकते हैं। ये तो एक बड़ा खतरा है। बिल्कुल। तीसरा, आंकड़ों की सटीकता। SECC 2011 का अनुभव हमने देखा, 46 लाख एंट्रीज। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी चुनौती है। हाँ, गिनना, फिर उसको सही से प्रोसेस करना। जी, फिर प्रशासनिक बोझ बढ़ेगा, खर्च बढ़ेगा, निजता के हनन का खतरा तो है ही। और एक वैचारिक सवाल भी है कि क्या ये बाबा साहब अंबेडकर के जाति विहीन समाज के आदर्श के खिलाफ नहीं जाता? ये सवाल भी उठाया जाता है कि क्या हम जाति को खत्म करना चाहते हैं या उसे और मजबूत कर रहे हैं। और एक और बात, इससे उच्च जातियों में भी एक तरह की नाराजगी या असंतोष पैदा हो सकता है। तो मतलब राह आसान तो बिल्कुल नहीं लग रही, चुनौतियां काफी हैं। हाँ, चुनौतियां गंभीर हैं। डेटा की जटिलता, गिनने वालों के अपने पूर्वाग्रह हो सकते हैं। हाँ, वो कैसे सुनिश्चित करेंगे कि डेटा सही भरा जा रहा है? बिल्कुल। फिर राजनीतिक दुरुपयोग का डर, संसाधन और लागत का सवाल, सामाजिक तनाव बढ़ने का अंदेशा। खासकर हिंदू एकता को लेकर कुछ संगठनों की चिंताएं भी शायद हैं, जैसे बीजेपी या आरएसएस। हाँ, ये चिंताएं भी व्यक्त की गई हैं। और आखिर में निजता की सुरक्षा। ये सब बहुत बड़ी चुनौतियां हैं। इनसे निपटना तो होगा। जी, खासकर डेटा को सुरक्षित रखना और उसका गलत इस्तेमाल रोकना बहुत जरूरी होगा। इसके लिए शायद मजबूत डेटा संरक्षण कानूनों की जरूरत पड़ेगी। तो कुल मिलाकर देखें तो ये फैसला सामाजिक न्याय की दिशा में एक संभावना तो जगाता है। हाँ, संभावना है। लेकिन इसके साथ ही डेटा की सटीकता, समाज पर इसका क्या असर होगा और राजनीतिक इस्तेमाल, इन सब से जुड़े गंभीर सवाल और जोखिम भी हैं। बिल्कुल। और ये कहीं ना कहीं एक राजनीतिक दबाव का नतीजा भी लगता है। हाँ, और इसका लक्ष्य सामाजिक आर्थिक नीतियों को एक नई दिशा देना भी है। सही कहा। तो जाते जाते श्रोताओं के लिए एक विचार छोड़ जाते हैं। जी। जो स्रोत सामग्री हमने देखी वो एक तनाव दिखाती है। एक तरफ सामाजिक बराबरी के लिए जातिगत डेटा का इस्तेमाल करने की बात है और दूसरी तरफ जातिगत पहचान को और मजबूत करने का जोखिम। हाँ, तो सवाल ये है कि एक समाज जिसका लक्ष्य जाति को मिटाना है, वो मौजूदा असमानताओं को दूर करने के लिए जाति आधारित डेटा की जरूरत से कैसे तालमेल बिठा सकता है? ये एक बड़ा सवाल है जिस पर शायद आगे भी बहुत बहस होगी।